जी मैं हूं अब्बास शबीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। 3-4 अहम ख़बरें हैं। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी को फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी बुनियादी वजह क्या है? पिछले वीडियोस के अंदर भी मैं बड़ा डिटेल से इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि बाबर आज़म इज़ द मेन फैक्टर, कि बाबर आज़म जहां पर होगा वहां पर जीत बहुत मुश्किल है। बाबर आज़म 30-40 रन तो कर लेता है लेकिन अपनी टीम को नहीं जितवा सकता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाबर आज़म का। और बाबर आज़म कितनी बैड लक चल रही है कि बाबर आज़म 2023 वर्ल्ड कप में थे, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 2024 वर्ल्ड कप में थे, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी में थे, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और अब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम कभी भी इस तरह की नहीं थी। पेशावर ज़ल्मी हमेशा से फाइटिंग टीम थी, मैच विनर टीम थी। लेकिन बाबर आज़म की मौजूदगी जो है वो टीमों को डिक्लाइन की तरफ लेकर जाती है। जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन हो रहा है, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी को भी बाबर आज़म की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाबर आज़म को एज अ की प्लेयर उन्होंने लिया है, एज अ कैप्टन लिया है, लेकिन आप बाबर आज़म की परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो है। इस वीडियो के अंदर वो भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि भारतीय क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। कई नए चेहरे भी, नए प्लेयर्स भी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो डिज़र्व करते हैं, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया गया है। और साथ साथ शादाब खान जो कि ख़ुद परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड लीग के वो प्लेयर हैं। हम ये बात बार बार करते हैं कि कुछ ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो लीग्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आते हैं तो उनकी क्रिकेट सिर्फ लीग की सतह तक है, इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट उनकी नहीं है। तो शादाब खान भी उन क्रिकेटर्स के अंदर से हैं जिन्होंने जो खेलना था खेल लिया। वो लीग खेलते हैं लेकिन सिफारिश बड़ी तगड़ी है, जिसकी वजह से वो टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। और अब वो दिफा किसका कर रहे हैं? आज़म खान का। आज़म खान आपको पता है कि कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान का। आज़म खान का आपको ये भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि न्यूयॉर्क के अंदर आज़म खान क्या क्या करते रहे। उनकी फ़िटनेस के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो शादाब खान कहते हैं कि हमें उनकी फ़िटनेस नहीं चाहिए, हमें उनकी परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस प्लेयर जो है वो 10 मैचों में एक मैच में फ़िट ना भी हो तो वो कर देता है, लेकिन जब प्लेयर फ़िट होता है वो हर वक्त परफॉर्म करता है। और आज़म खान ये वही प्लेयर है जो वो नोट डॉलर के बस के अंदर, जिसकी वीडियो बड़ी जारी हुई थी, बड़ा ही कोई अजीब सा उन्होंने उस टाइम के ऊपर अपना करैक्टर शो किया था। डॉलर्स दिखा रहे थे जिस तरह डॉलर्स दुनिया ने किसी ने देखे नहीं हैं, और सिर्फ आज़म खान ही डॉलर्स, और वो और बाबर आज़म एक बस के अंदर बड़ी वीडियो उनकी वायरल हुई थी। तो ये प्लेयर्स का क्राइटेरिया है, स्पेशली आज़म खान का। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको बहुत सिफारिशों से बड़ी तरीके से उसको टीम के अंदर शामिल किया गया। 2024 के वर्ल्ड कप में उसको टीम में शामिल किया गया, लेकिन वो रात को न्यूयॉर्क में रेडियो के ऊपर खड़ा होके खाता पीता रहा। वो शाहीन आफरीदी और कुछ दोस्त और मिले थे, उन्होंने भी इसकी खुराक के बारे में बताया था। तो फिटनेस है कोई नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती क्रिकेट खिलाई जाओ। ठीक है, एंटरटेनर हैं ये खिलाड़ी सारे। एंटरटेनर इस तरह के हैं कि चौके छक्के मार लेते हैं अपनी 10 इनिंग में से एक इनिंग के अंदर, और इनको लीग्स के अंदर ये वारे के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बिल्कुल वारे के अंदर नहीं है। मैं इनको बड़ा क्लियर ये बात करता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ये प्लेयर्स नहीं हैं, ना इनका करैक्टर इंटरनेशनल लेवल का है। वो मैं उस करैक्टर की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने अमेरिका जाने से पहले एक बस के अंदर, लंदन के अंदर जो इन्होंने किया था वो। और ये साहबजादे भी मोइन खान के हैं, फिर कभी बात करेंगे। बड़ी स्टोरियां उनकी भी मैं इधर देखता हूँ अपना सोशल मीडिया के ऊपर भी। और वो एक दौर था, वो हमने रिपोर्ट भी किया था, वो न्यूजीलैंड के वाक़यात और बहुत सारे वाक़यात हैं, वो फिर वो बात के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन बात करता हूँ अपनी वीडियो को शुरू करने के साथ, पेशावर ज़ल्मी बैड लक है। पेशावर ज़ल्मी की बार बार पेशावर ज़ल्मी शिकस्त से दो चार हो रही है। एक मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीता है, लेकिन वो भी बाबर आज़म की मरून मिन्नत नहीं जीता, वो किसी और प्लेयर की मरून मिन्नत जीता है। तो बाबर आज़म को कल मौका मिला कि टीम का मोराल अप करे, लेकिन बाबर आज़म अब 30-40 का प्लेयर रह गया है। बाबर आज़म की क्रिकेट इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा बाबर आज़म की क्रिकेट ख़त्म हो गई है। तो बाबर आज़म की वजह से ही पेशावर ज़ल्मी बार बार शिकस्त का सामना कर रही है। अच्छा, मैंने एक और भी बात इस वीडियो के अंदर करनी है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो बहुत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने आप को कहता है, लेकिन है वो जॉब सीकर। वो उसका ये तरीका वारदात है कि वो प्रेशर डालता है टीवी शोज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर,
और फिर वो किसी तरीके से अपनी अहमियत बताना चाहता है बोर्ड के सामने। एक चेयरमैन के पास भी वो आया था फूल का गुलदस्ता लेकर, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उन्होंने उसको लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि वो लिफ्ट करवाने वाला प्लेयर नहीं है। वो टीवी के ऊपर बैठकर बातें करवा लो उससे, वो ठीक है, लेकिन वो हर कुछ अरसे के बाद एक नया शोशा मैच फिक्सिंग का डाल देता है कि जी मैं मैच फिक्सिंग वाले खिलाड़ियों का नाम लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये भी बताऊँगा कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो बेसिकली ये अटेंशन सीकर है, ये जॉब सीकर है, और ये सोशल मीडिया पर इसकी कोशिश होती है कि ये किसी तरीके से इन रहे, ऐसी कंट्रोवर्सी डालकर हमारे लेजेंड्स के बारे के अंदर बात करके। मैच फिक्सिंग जब हुई थी तो उस वक्त राशिद लतीफ़ की ज़बान क्यों बंद थी? ठीक है, राशिद लतीफ़ ने बोला होगा, लेकिन अब ये कौन सा टाइम है कि मैं राशिद लतीफ़ की बात कर रहा हूँ कि वो इस किस्म की बातें उसने शुरू कर दी हैं। ये भी मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगा, लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि भारतीय क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। जो नए प्लेयर्स, जो डिज़र्व प्लेयर हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था। अच्छा, इसमें कोई सिफारिश नहीं है वहाँ पर, इसमें किसी कप्तान ने चेयरमैन के दफ्तर में बैठकर प्रेशर नहीं डाला कि इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, इसको ये दें, इसको ये दें, इसको ये दें। ये सिर्फ बाबर आजम ही कर सकते थे, और ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ना इस किस्म की कोई मिसाल मिलती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर उनको कैटेगराइज किया गया होता है, उसमें किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। शायद पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सिफारिशें चलती हैं पसंद नापसंद की, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट और हमारी टीम जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। जो डिटेल्स रिसीव हुई हैं उसके मुताबिक 2024-2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने वाले जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी एक फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 34 खिलाड़ियों को, 34 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें शहरियार एयर और ईशान किशन ने वापसी की है, जबकि बहुत सारे नए चेहरों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में जिन प्लेयर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उनको भी, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन्स बनाए थे उन्हें भी ग्रेड बी में शामिल किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन, जो लास्ट सीज़न में कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए थे, इस बार उनको ग्रेड सी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो बीसीसीआई की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को सबसे आला कैटेगरी यानी ग्रेड ए प्लस में बरकरार रखा गया। और डेफिनेटली विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, दे आर द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस वक्त क्रिकेट के अंदर अगर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये वो प्लेयर हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए प्लस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो डिज़र्व करते थे कि इनको इससे ज़्यादा भी मिलना चाहिए। फहरिस्त में ऋषभ पंत को ग्रेड ए में तरक्की दी गई है, जबकि सीजन ऑफ द स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को फहरिस्त से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। अच्छा, जो बाकी दीगर 4 खिलाड़ी हैं उसमें जितेश शर्मा हैं, केएस भारत हैं, अवेश खान हैं, शार्दिल ठाकुर को भी इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। ये देखें, जो परफॉर्म इंडिया के अंदर नहीं करता ना, उस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया है। और यही तरीका होता है, आप परफॉर्मेंस दें और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल हो। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों में शामिल जो नए चेहरे हैं वो हैं जी ध्रुव जौरियल, सरफराज खान, नितेश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, जिन्हें ग्रेड सी में रखा गया है। इनको नए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं क्योंकि इनकी जो लास्ट पूरे साल की परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा बीसीसीआई ने ये भी बड़ा क्लियर किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर खिलाड़ियों को 4 दर्जात के अंदर यानी 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिसके मुताबिक उन्हें सालाना जो है वो मुआवजा दिया जाता है। इनका मुआवजा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ए प्लस में जो कैटेगरी में ना सालाना 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो ए प्लस कैटेगरी के अंदर प्लेयर्स हैं, तो आप हिसाब लगाएं कि ग्रेड ए प्लस रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा 7 करोड़ रुपया इंडियन इनको मिल रहा है। फिर ग्रेड ए में अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, ऋषभ पंत। फिर ग्रेड बी की तरफ आ जाते हैं, सूर्या कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल,
यशवी जसवाल और शेरियास एयर, और जबकि ग्रीड सी जो है उसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है, और जिन प्लेयर्स ने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी परफॉर्म किया था, जो पूरा साल परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और डेफिनेटली ये वो प्लेयर्स हैं जो डिज़र्व करते हैं। आज़म खान की मैंने आपके साथ बात कर ली, मैंने बाबर आजम की भी आपके साथ बात कर ली। अब मैं सिर्फ एक और प्लेयर की बात करना चाहता हूं जो हर थोड़े दिन बाद मीडिया अटेंशन लेने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन लेने के लिए कोई नया शुरली जो है वो उसकी आदत है छोड़ने की। उसका क्रिकेटिंग कैरियर भी इस तरह है, जिस तरीके से उसने क्रिकेट खेली और जिस तरीके से उसने सियासत की और जिस तरीके से अपने कैरियर के बाद भी वो सियासत कर रहा है, वो अजीब किस्म का ही करैक्टर है। मैं बड़ा उसको जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता। मुझे उसकी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी पता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये वो क्रिकेटर है जी जो कि साबिक कप्तान, पता नहीं इनको साबिक कप्तान क्यों बनाया उस दौर के अंदर। और मारूफ क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने मैच फिक्सिंग के मुतालिक सनसनीखेज़ इंकशाफात करने का ऐलान किया है। इसके पास कोई सनसनी नहीं है, इसके पास टोटल झूठ पे मबनी स्टोरीज़ हैं, इसका तज्जिया टोटल झूठ है, कोई रियलिटी इसके तज्जिए के अंदर नहीं होती, इसकी सारी इंफॉर्मेशन बेकार है। ये एक दो प्लेयर्स इसने रखे हुए हैं, उससे वो इंफॉर्मेशन लेता है और ये बहुत बड़ा हीरो अपने आप को समझता है ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। बाकी इसकी पब्लिकली कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मैं जानता हूँ इसको, ये इतना बड़ा जॉब सीकर है कि इतना बड़ा गुलदस्ता ये ज़का अशरफ जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके दफ्तर के अंदर लेकर आ गया। इसको पूरा क्रिकेट चाहिए था, ये कहता है जी मैं पूरी क्रिकेट ठीक कर लूँगा। उसने कहा चलो कोई नहीं, तो फिर उसके ख़िलाफ़ हो गया। ये नजम सेठी के ख़िलाफ़ हो गया। ये अभी जो मौजूदा चेयरमैन है, इसको जॉब नहीं मिल रही पीसीबी के अंदर, इसको लिफ्ट कोई नहीं करवा रहा, ये अभी मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़। ठीक है, आप तनकीद करें, आप क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करें, आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करें, लेकिन ये मुर्दे उखाड़ लेता है और ये ऐसी स्टोरीज़ मार्केट के अंदर लेकर आता है जो बेबुनियाद स्टोरीज़ होती हैं। एक वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी लगी है कि राशिद लतीफ़ ने कहा है कि किताब में वो ये बताएंगे कि फ़िक्सिंग किस तरह की जाती है, और सबको पता है, तुम फिक्सर हो कि तुम्हें पता है कि फ़िक्सिंग किस तरह की जाती है, कौन कौन इसमें मुलव्वस था और क्रिकेट के पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा था। अच्छा, मज़े की बात है कि हर थोड़े अरसे के बाद जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर आने के लिए, क्योंकि हैसियत तो है कोई नहीं सोशल मीडिया, और कोई इसके कोई ऐसे बड़े इसने तीर भी नहीं मारे हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इसलिए अब इसके पास आखिरी यही एक रास्ता है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बैशिंग करे, उसकी ज़ात के ऊपर बात करे, उसकी ज़ात के ऊपर बात करे, इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये क्या कहता है, ये सुने। उसने कहा जी मैं पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा था ये भी बताऊंगा। ये भी उसने कहा है कि वो ये भी इंकशाफ करेंगे वो साबिक कप्तान कौन था जिसने सदारती माफ़ी के लिए दरख्वास्त जमा कराई। ये इतना सस्पेंस क्यों डालता है, ये मुझे समझ नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आता है वो फेल हो जाती है। अच्छा, ये वो टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2004 में रिटायरमेंट के बाद ये पहला मौका है जब राशिद लतीफ़ ने अपनी किताब के इजरा का ऐलान किया है, यानी ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें लेकर आना चाहता है। इसने कई बार इस तरह के ब्लंडर मारे हैं और कई बार इसने इस किस्म की बातें की हैं। राशिद, अच्छा ये टीवी ये भी लिख रहा है कि राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन विकेट कीपर में शुमार किए जाते हैं। विकेट कीपर बिल्कुल बहुत अच्छे थे, लेकिन विकेट कीपर के बाद जब ये रिटायर हुए ना तो बस छोड़ दें। उन्होंने सबसे पहले 1994 में मैच फिक्सिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जब उन्होंने बासित अली ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के दौरान रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोनों खिलाड़ियों का कहना था कि ड्रेसिंग रूम के ख़राब माहौल में मज़ीद क्रिकेट नहीं खेल सकते। अच्छा, ये पता है क्या बात करता है, ये इब्हाम वाली बात करता है, कन्फ्यूजन वाली बात करते हैं। ये बस एम है कि अब इसने ये एक टीज़र मार दिया ना, एक लाइन दे दी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर बात है वो मैच फिक्सिंग के मुर्दे दफन हो चुके। मैच फिक्सिंग में जिसको सज़ाएं होनी थी हो गई। असल में ये बैशिंग करना चाहता है हमारे स्टार लेजेंड्स के ऊपर। इसकी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन जिन लेजेंड्स की ये बात करना चाहता है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक हैसियत है।
तो ये अपनी हैसियत बनाने के लिए, ये अपना, ये गुमनामी के अंदर है ना बेसिकली, ये इसको कोई शोहरत नहीं मिली, इसको कोई कमेंटेटर नहीं बनाया, ना ये अंग्रेज़ी बोल सकता है, ना ये अल्फाज की अदायगी इसकी एज अ कमेंटेटर जिस तरह के होते हैं, जिस तरह वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, बहुत सारे आमिर सोहेल हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं, तो इसको वो स्टेज के ऊपर भी जगह नहीं मिली। तो इसलिए ये फजूल किस्म की इस तरह की बातें हर थोड़े अरसे के बाद करता है और ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इन रहा हूँ। तो इसलिए आपने राशिद लतीफ़ की किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करना, इसका आपने सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, ये इसके ट्वीट सारे आपने देखने हैं, उस ट्वीट में देखना है कि इसका हर ट्वीट के पीछे क्या मकसद होता है। इन बातों को ज़रूर आप देखिएगा, फिर ये जब इंकशाफात करें तो उन इंकशाफात का भी हम ज़रूर पोस्टमार्टम करेंगे। अब्बास शब्बीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।